हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे अक्टूबर महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अक्टूबर महीने से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैंने पूरे अक्टूबर महीने से 120 सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस को निकाला है जो कि आपकी परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अक्टूबर महीने में ही कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इसी महीने में आईपीएल 2021 का समापन हुआ था और इसी महीने में आपको पता है नोबेल पुरस्कार भी दिए गए हैं। साथ ही और भी कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इस महीने के अंदर। सो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम इस वीडियो के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि अक्टूबर महीने से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि यह अपने आप में कंप्लीट होगा, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अक्टूबर महीने से पूछे जाएंगे वो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल तसल्ली से आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के जो इस समय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी आप जानते हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और ये 2018 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, क्योंकि इस वक्त उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था। तो इनका पहला कार्यकाल जो है ये इसी साल दिसंबर महीने में समाप्त हो जाएगा, इसीलिए अब इनको एक बार फिर से आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, यानी कि 3 साल तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि 3 साल। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का सेंट्रल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो फैजाबाद जिला प्रशासन ने जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि आपको याद रखना है अभी इसका नाम बदला नहीं गया है। किसी भी स्टेशन का नाम बदलने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है भारत के रेल मंत्रालय से, तो अभी ये मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन याद रखिएगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है और पहले अयोध्या जिले को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर कर दिया गया था अयोध्या। तो इसी तरीके से अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम किया जाएगा अयोध्या कैंट। भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो मिड डे मील योजना जो है इसके तहत स्कूली बच्चों को फ्री में दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाता है। इसको साल 1995 में शुरू किया गया था। तो अभी इस योजना का विस्तार किया गया है अगले 5 सालों के लिए और अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। तो पीएम पोषण योजना जो है इसको अगले 5 साल तक जारी रखा जाएगा और इसके तहत जो स्कूली बच्चे हैं उनको फ्री में दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इसमें यह भी विस्तार किया गया है कि अब 1 से लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे हैं जो प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी अब इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 1 अक्टूबर को किसने प्रयागराज से 1 माह तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुराग ठाकुर। भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ये 1 अक्टूबर 2021 के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे और वहां से इन्होंने 1 माह तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। ये जो स्वच्छ भारत अभियान था ये लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए चलाया गया था और ये पूरे अक्टूबर महीने के दौरान यानी कि 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक चलाया गया। ये देश के हर एक जिले के अंदर हर एक गांव में इसके तहत ये अभियान चलाया गया। दोस्तों, इसमें मेन फोकस था जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके उपयोग में कमी लाना। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से यह अभियान पूरे 1 महीने तक चलाया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर किसको घोषित किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी मेजबानी भारत करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2022 के अंदर जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होगा, यानी कि महिलाओं का
अंडर 17 विश्व कप जो होगा इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। भारत के ओडिशा राज्य को इसके लिए मेजबान बनाया गया है। और अभी अभी इस बार आप जानते हैं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन इसके लिए शुभंकर यानी कि मैस्कट की घोषणा की गई है। तो इसका जो मैस्कट बनाया गया है ये है ईभा। ईभा जो है ये एक एशियाई शेरनी है, ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है आपको, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में जो होगा अक्टूबर महीने के अंदर, इसके लिए शुभंकर है ईभा। हाल ही में किस फिनटेक स्टार्टअप ने रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत पे। दोस्तों भारत पे जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है इसने हाल ही में रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं इनको अपने बोर्ड का अध्यक्ष बना लिया है। भारत में जो है इसकी स्थापना साल 2018 में 2 लोगों ने की थी, एक तो अश्नीर ग्रोवर और दूसरे थे शाश्वत नागरानी। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि सिंपली आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि फोर्ब्स ने 2021 के लिए जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है इसमें कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, आंसर है मुकेश अंबानी। और पिछले कई सालों से मुकेश अंबानी इसमें नंबर 1 पर बने हुए हैं। इसके बाद भारत के जो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो अब हैं गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर। यहां पर आप देख भी सकते हैं हाल ही में हुरुन इंडिया और फोर्ब्स दोनों ने ही भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की थी और इसमें टॉप 3 जो हैं वो दोनों में ही सेम हैं, यानी कि नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी, फिर भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं गौतम अडानी और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं शिव नादर। वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? तो यहां पर आपको बताना है जो विश्व इस्पात संघ है उसके लिए किस भारतीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है 2021-22 के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल जो है ये इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील के सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इन्हीं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है 2021-22 के लिए। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्रमिकों को सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करने के लिए गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। तो हाल ही में गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जो भी लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, स्पेशली इसमें जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि अधिकतम 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो इसकी शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने। गुजरात के इस समय मुख्यमंत्री हैं जो नए बने हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने इनमें से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है? तो दोस्तों आपको पता होगा अभी तक भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या थी 10, लेकिन अब एक और महारत्न कंपनी जुड़ गई है और भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 11। तो अभी जो 11वीं महारत्न कंपनी भारत की बनी है इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी को शॉर्ट में पीएफसी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत का जो विद्युत मंत्रालय है उसी के अधीन एक फाइनेंस कंपनी है, राइट। तो इसको हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है क्योंकि पिछले कई सालों में इसकी वित्तीय परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, जिसके चलते इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक भारत में 10 महारत्न कंपनियां थी और उनके नाम यहाँ पर सबके लिखे हुए हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर ये है एचपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, फिर कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल, फिर ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि इंडियन ऑयल, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, और फिर लास्ट में है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये थी अभी तक 10 महारत्न कंपनियां, लेकिन अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी इसमें जुड़ गई है यानी कि पीएफसी। तो ये भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और वैसे आपको एक चीज और बता दूं कि पीएफसी जो है ये अभी तक एक नवरत्न कंपनी थी और अभी तक नवरत्न कंपनियों की संख्या थी 14, लेकिन क्योंकि अब इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है तो अब नवरत्न कंपनियों की संख्या एक घटकर हो गई है 13। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी के समय नवरत्न कंपनियों की संख्या है 13।
गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके जरिए जो महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं अपने पशुओं का चारा इकट्ठा करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाती हैं, उनकी यहाँ पर मदद की जाएगी। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो है, इसको हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य के अंदर लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है कि जो मैंने आपको बताया, महिलाएं अपने पशुओं का चारा इकट्ठा करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाती हैं, उनके घर पर ही पैकेज्ड जो चारा है वो पहुंचाया जाएगा, हरा चारा, ताकि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में ना जाना पड़े। तो याद रखिएगा, अमित शाह ने इसको उत्तराखंड राज्य के लिए लॉन्च किया है। हाल ही में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीत लिया है? तो जैसे तैसे इस बार का आईपीएल अब समाप्त हो चुका है। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस बार इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण भारत में ही हुआ था, जिसमें 29 मैच खेले गए, और दूसरे चरण के अंदर इसका आयोजन किया गया यूएई के अंदर, और यूएई में इसके 31 मैच खेले गए, यानी कि टोटल इस बार के आईपीएल में 60 मैच खेले गए हैं। तो अब इस बार के आईपीएल का समापन हो चुका है और इसको चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो चेन्नई सुपर किंग्स जिसने इस बार का खिताब जीता है, इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, और चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता है। और इसने फाइनल में किसको हराया? इसने फाइनल में हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं इस बार के आईपीएल से। जैसे कि एक चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इस बार ये 14वां संस्करण था। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। हालांकि 2022 में 2 और टीमें शामिल होंगी, यानी कि 2022 में पहली बार टोटल 10 टीमें आईपीएल के अंदर हिस्सा लेंगी, लेकिन 14वें संस्करण तक केवल 8 ही टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इस बार के मेजबान कौन थे? इंडिया और यूएई। फिर इस बार की विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। फिर इस बार की उप विजेता टीम रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स को शॉर्ट में केकेआर कहा जाता है। फिर अब इसमें अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो ऑरेंज कैप का अवार्ड दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऑरेंज कैप जो अवार्ड होता है, ये उस व्यक्ति को मिलता है जो कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो इस बार के टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। तो इन्होंने 635 रन टोटल लगाए थे, जिसके लिए इनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसी तरीके से पर्पल कैप का अवार्ड होता है, और ये उस खिलाड़ी को मिलता है जो कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा विकेट स्कोर करता है। तो सबसे ज्यादा विकेट लगाए थे किसने? हर्षल पटेल ने, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हैं। तो इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। ये दोनों अवार्ड अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस बार के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया हर्षल पटेल को ही, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लगाए हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो ये सारे अवार्ड्स और सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं आईपीएल 2021 के बारे में। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वहां पर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सभी मैंने आपको कराए हैं। प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का हाल ही में 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको यह बताना है कि यह कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। तो पुनीत राजकुमार जो है मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे। इनके पिता डॉक्टर राजकुमार भी मशहूर कन्नड़ अभिनेता थे। तो पुनीत राजकुमार की हाल ही में डेथ हो गई है। अगला सवाल देखते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इससे पिछले वाले महीने में, यानी कि सितंबर में, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अब उसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? फूमियो किशिदा ने। ये फूमियो किशिदा हैं जो कि जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स बताता हूं। कुछ देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदल गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ट्यूनीशिया, यहाँ की प्रधानमंत्री बन गई हैं नाजला बोदेन रमधाने, और ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया है नाजला बोदेन रमधाने। फिर जापान के प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, फूमियो किशिदा बने हैं। इथोपिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं अबी अहमद अली। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी ये एक बार फिर से इथोपिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
अबी अहमद अली। फिर इसके बाद नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोनस गहर स्टोर। नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं जोनस गहर स्टोर। फिर ऐसे ही बारबाडोस की नई राष्ट्रपति बन गई हैं डेम सैंड्रा मेसन। और दोस्तों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बारबाडोस में इन्होंने हाल ही में गणतांत्रिक तरीके से अपना पहला राष्ट्रपति चुना है, डेम सैंड्रा मेसन को। फिर इसी तरीके से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं शौकत मिर्जियोयेव। ये अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो इन्हीं को एक बार फिर से यहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो दोस्तों इन सभी को आपको एक साथ नोट करना है और आपको याद रखना है। डेफिनेटली इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाल लिया है? तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अभी तक इसको मैनेज करता था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो अब इसके प्रबंधन का काम दे दिया गया है एक प्राइवेट कंपनी को जिसका नाम है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप को 50 सालों के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये लीज पर दिया गया है। तो अभी अडानी ग्रुप ने इसके मैनेजमेंट का काम संभाल लिया है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन का अनावरण कौन से देश के अंदर किया गया है? तो दुनिया की पहली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस ट्रेन जो है इसको हाल ही में हैम्बर्ग शहर के अंदर चलाया गया। और हैम्बर्ग शहर जो है ये है जर्मनी के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा यानी कि आईएमपीएस के तहत डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होती है इसके तहत आप किसी भी समय एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी तक इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट थी 2 लाख रुपए, यानी कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता था आईएमपीएस के तहत। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। निम्न में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के 3 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है। एक तो है एसबी सुनील, दूसरे हैं वीरेंद्र लाकड़ा और तीसरे व्यक्ति हैं रुपेंद्र पाल सिंह। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। यहां पर आप इन सभी को देख सकते हैं, एसबी सुनील, रुपेंद्र पाल सिंह और तीसरे हैं वीरेंद्र लाकड़ा। इनमें से रुपेंद्र पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा जो हैं इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और भारतीय हॉकी टीम को 41 सालों के बाद कोई भी मेडल दिलाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। और इसके चलते आपको पता होगा इनको इस साल अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। रुपेंद्र पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा को अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा इन तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। कमला हैरिस द फिनोमिनल वुमन, ये जो किताब है आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो कमला हैरिस कौन है? कमला हैरिस जो है ये अमेरिका के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। तो इन्हीं के ऊपर एक किताब हाल ही में लिखी गई है जिसका नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन। तो इसको लिखा है एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार ने जिनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किर्गिस्तान के लिए कितनी धनराशि के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो अक्टूबर महीने में मध्य एशिया के कुछ देशों की यात्रा पर गए थे और उसी दौरान इन्होंने किर्गिस्तान में यहाँ पर विकास परियोजनाओं में हेल्प करने के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है और ये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में किर्गिस्तान को दिए जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किर्गिस्तान जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी है बिश्केक और यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, आपको बताना इनका नाम क्या है। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनमें से किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? अब क्योंकि ये जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है हाल ही में दिया गया, ये साल 2019 के लिए दिया गया है।
यानी कि इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2019 में फिल्मों के प्रोडक्शन के लिहाज से भारत का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा था? तो ये था सिक्किम राज्य। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया गया है। वैसे तो मार्च महीने में ही इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी और अभी भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा विनर्स को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इनमें आपको 5 कैटेगरी जो है इनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि इस बार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है मरक्कर अरबिका डेलिनते शिम्हम ने। ये एक मलयालम मूवी है, तो इस बार इसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसी तरीके से बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इस बार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। इनकी फिल्म का नाम है 72 हूरें। तो ये जो फिल्म है इसके बेस्ट डायरेक्शन के लिए इस बार बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। फिर इसके बाद बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इस बार 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। एक तो है मनोज वाजपेयी और दूसरे हैं धनुष। फिर बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कंगना रनौत को। इनको 2 फिल्मों में अभिनय के लिए दिया गया है। एक तो है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और दूसरी फिल्म का नाम है पंगा। फिर इसके बाद लास्ट में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। इस बार यह पुरस्कार दिया गया है सिक्किम राज्य को। और एक चीज आपको और बता दूं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ में ही इसी दौरान 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को। तो ये आपको याद रखना है, 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया एक्टर रजनीकांत को। तो इसके बाद अगला सवाल है, बलविंदर सिंह नकई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको यह बताना है कि ये कौन सी संस्था के अध्यक्ष थे। तो बलविंदर सिंह नकई जो है, जिस समय इनकी डेथ हुई ये उस समय तक इफ्को के चेयरमैन थे। इफ्को आप जानते हैं, इसको बोलते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये भारत की एक सहकारी संस्था है और भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर बनाने वाली संस्था है। तो इसके अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में जिनकी डेथ हुई है अक्टूबर 2021 में, और इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ अभिनेताओं की हाल ही में डेथ हुई है। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। फिर जाने माने मलयालम फिल्म के अभिनेता नेदुमुडी वेडु, इनका भी निधन हो गया है। इनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ था। नेशनल फिल्म अवार्ड जो होता है ये इनको 3 बार दिया गया था। फिर इसके बाद मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीनू मुमताज, जिनका असली नाम था मलिकुन निशा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये 1950s और 1960s के दौरान बतौर डांसर इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया था। फिर इसके बाद मशहूर अभिनेता घनश्याम नायक, अरविंद त्रिवेदी और चंद्रकांत पांड्या, इन सब का भी निधन हो गया है। इन लोगों ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन मेनली इनको टीवी सीरियल्स में इनके योगदान के लिए जाना जाता है। जैसे कि घनश्याम नायक, इन्होंने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल है उसमें नट्टू काका का किरदार इन्होंने निभाया था, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद अरविंद त्रिवेदी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी उसके अंदर इन्होंने रावण का किरदार निभाया था। फिर इसके बाद चंद्रकांत पांड्या, इन्होंने रामायण के अंदर ही निषाद राज का किरदार निभाया था। तो इन सभी की हाल ही में डेथ हो गई है। फिर इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर रोजर हंट का निधन हो गया है। दोस्तों, इंग्लैंड ने सिर्फ एक ही बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है 1966 में, और उस टीम का ये हिस्सा थे रोजर हंट, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। फिर इसके बाद जाने माने कार्टूनिस्ट सीजे येसुदासन का निधन हो गया। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में सीजे येसुदासन का निधन हो गया है, ये क्या थे, तो आपको बताना होगा कार्टूनिस्ट। फिर इसके बाद पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सरनजीत सिंह का भी निधन हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, भारत के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे सरनजीत सिंह, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। फिर इसके बाद लास्ट में है दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए वो, इनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। दक्षिण कोरिया के अभी के समय राष्ट्रपति हैं मून जाए इन, लेकिन इसी तरीके से दक्षिण कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति थे रोह ताए वो, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर महीने में इन सब की डेथ हुई है। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो WHO ने पहली बार मलेरिया की किसी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इसका नाम है RTS या फिर AS01। वैसे आपको इसका एक और नाम याद रखना है, मास्क्यूरिक्स।
क्योंकि ये इसका ट्रेड नेम है, तो ये ध्यान रखिएगा। मास्क्यूरिक्स या फिर RTS, ये जो वैक्सीन है इसको WHO ने मलेरिया के लिए मंजूरी दी है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के अंदर सबसे पहले 400 छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा ने। और आपको पता होगा कि विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है। तो इन्होंने ही भारत में सबसे पहले T20 क्रिकेट के इतिहास में 400 छक्के लगाए हैं। वैसे T20 क्रिकेट के अंदर 400 छक्के लगाने वाले ये भारत के तो पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ये 7वें खिलाड़ी बने हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 कौन से देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों हाल ही में एशिया लेवल पर जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसका आयोजन किया गया। ये इस बार हुई है कतर की राजधानी दोहा में। इसमें भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं और तीनों ही हैं ब्रॉन्ज मेडल। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, टाटा सन्स कंपनी ने सरकारी एयर इंडिया एयरलाइंस के अधिग्रहण के लिए कितने करोड़ रुपए में बोली जीती है? तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जो सरकारी एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी थी अब इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इसके लिए हाल ही में बोली का आयोजन किया गया था, जिसको टाटा सन्स ने जीत लिया है। इसने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा करके एयर इंडिया को खरीदा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 अक्टूबर को आयोजित किए गए 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन होता है ये शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन करता है भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने ही हाल ही में 14वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस बार इसकी थीम रखी गई थी मोबिलिटी फॉर ऑल, मोबिलिटी फॉर ऑल। निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? सेला सुरंग जो है ये तवांग जिले के अंदर बनाई जा रही है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो सेला सुरंग है इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है 13,000 फीट की ऊंचाई पर। जहां पर सेला दर्रा है वहीं पर इस सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। तो एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। किसी भी साल के किसी भी समय में किसी भी मौसम में तवांग तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निम्न में से किस राज्य में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है इसको हाल ही में NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। इसको बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं। एक तो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा है अचानकमार टाइगर रिजर्व और तीसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं NTCA ने हाल ही में इसको मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो छत्तीसगढ़ के अंदर तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इन दोनों का जो कंबाइंड रीजन है उसी को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। 120 मेगावाट की लोअर कोपेली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य के अंदर किया जाएगा? लोअर कोपेली जल विद्युत परियोजना जो है यह हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये असम की यात्रा पर गई थी और असम राज्य में इन्होंने इस लोअर कोपेली जल विद्युत परियोजना का भूमि पूजन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा असम, यानी कि असम राज्य में 120 मेगावाट क्षमता की लोअर कोपेली जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। ये असम राज्य के अंदर जिस जिले में बनेगी उसका नाम है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ जो जिला है यहाँ की एक कम्युनिटी है जिसका नाम है डिमासा कम्युनिटी, और ये हाल ही में खबरों में इसलिए थी क्योंकि डिमासा कम्युनिटी द्वारा बनाए जाने वाले जोडीमा राइस वाइन को हाल ही में GI टैग दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, चावल से बनाई जाने वाली शराब होती है जोडीमा, जिसको डिमासा कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है असम के अंदर। तो इसको हाल ही में GI टैग मिला है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दालचीनी यानी कि सिनेमन, तो इसमें औषधि गुण भी होते हैं और मसाले के तौर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में इसकी ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक किसान के खेत में
इसको पहली बार इसका पौधा रोपित करके इसकी खेती शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में ही आपको पता होगा हींग की खेती भी पहली बार शुरू की गई थी और यहीं पर मोंक फ्रूट की भी पहली बार खेती शुरू की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है इससे हमको पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो अभी हाल ही में अक्टूबर महीने के अंदर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया और इसमें भारतीय पासपोर्ट को रैंक मिली है 90वीं। पिछली बार जब जारी हुआ था तब भारत की रैंक 85 थी, लेकिन इस बार भारत की रैंक है 90। इसमें अगर आपसे पूछें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है, तो ये दो कंट्रीज हैं जो कि नंबर 1 पर हैं। एक तो है जापान और दूसरा है सिंगापुर, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के जो नागरिक हैं वो 192 कंट्रीज में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल यहां पर आपके सामने है, 28 अक्टूबर को फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब फेसबुक कंपनी का नाम हो गया है मेटा। जो फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने ही हाल ही में 28 अक्टूबर को इसकी अनाउंसमेंट की है। तो फेसबुक कंपनी के जो सर्विसेज हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी थी फेसबुक, अब उसका नाम हो गया है मेटा। निम्न में से किस राज्य में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है? तो बीएसएफ के बारे में आप जानते हैं ये पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है। तो बीएसएफ के जो जवान हैं इनको भारत के 12 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किया जाता है। तो इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का हाल ही में विस्तार किया गया है। एक तो है असम राज्य, दूसरा है पंजाब और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो इन तीनों राज्यों के अंदर अभी तक जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था वो था बॉर्डर से अंदर की तरफ 15 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें 35 किलोमीटर बढ़ाकर कर दिया गया है, टोटल 50 किलोमीटर। यानी कि अब बीएसएफ का इन तीनों राज्यों में अधिकार क्षेत्र होगा बॉर्डर से अंदर की तरफ 50 किलोमीटर। तो ये विस्तार 3 राज्यों में किया गया है, असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके अलावा एक राज्य ऐसा भी है जहां पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कमी की गई है और वो है गुजरात राज्य, क्योंकि गुजरात में अभी तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था 80 किलोमीटर और अब इसको घटाकर कर दिया गया है 50 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है युद्ध अभ्यास। तो अभी 2021 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये कहां पर हुआ? ये हुआ इस बार अमेरिका के ही अंदर, अमेरिका में जो एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस अलास्का में है, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्मी की एक्सरसाइज। तो आर्मी की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं, जैसे कि मित्र शक्ति 21। ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार इसका आयोजन श्रीलंका में ही कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में किया गया और इसके समापन समारोह में भारत के थल सेना प्रमुख भी शामिल हुए थे। फिर इसके बाद दूसरा है अजेय वॉरियर 2021। अजेय वॉरियर आप जानते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के चौबटिया में। फिर इसके बाद युद्ध अभ्यास 21, जैसे कि मैंने आपको बताया ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है अलास्का के एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस पर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे नेवी की एक्सरसाइज। तो नेवी की आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है। एक तो है जीमैक्स 21 जो कि भारत और जापान के बीच में होती है। इस बार इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है। और दूसरी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार 21। आपको पता होगा मालाबार 21 जो है ये 4 कंट्रीज के बीच में होता है, जो सारे क्वाड कंट्रीज हैं उनके बीच में होता है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो ये इन चारों देशों की नेवल एक्सरसाइज होती है। 2021 में इसका 25वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस बार ये 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण जो था वो अगस्त महीने में आयोजित किया गया था फिलीपींस सागर में। फिलीपींस सागर में जो गुआम आइलैंड है अमेरिका का, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और जो इसका दूसरा चरण हुआ है ये आयोजित किया गया बंगाल की खाड़ी में, यही हुआ है अक्टूबर में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों एक एक्सरसाइज ऐसी है जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है और ये पहली ही बार शुरू हुई है।
यानी कि इसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी दोनों कंट्रीज की। ये भारत और ब्रिटेन के बीच में शुरू हुई है। इसका नाम है कोंकण शक्ति 21। यानी कि इसमें भारत और ब्रिटेन की तीनों सेना हिस्सा लेंगी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो ये पहली बार शुरू हुआ है। इस बार इसका आयोजन किया गया अरब सागर में कोंकण समुद्री तट पर। भारत का जो कोंकण समुद्री तट है वहां पर इसका आयोजन पहली बार किया गया है। तो इन सभी एक्सरसाइज के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है, 24 अक्टूबर को इनमें से किस देश में सेना ने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट करके देश की कमान अपने हाथों में ले ली है? इस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक। तो ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है? ये कंट्री है सूडान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यहाँ की सेना ने हाल ही में यहाँ की जो अंतरिम सरकार थी अब्दुल्ला हमदोक की, इनका तख्ता पलट करके यहाँ की देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। तो ये कंट्री याद रखिएगा, सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की करेंसी है पाउंड। 23 अक्टूबर को किसने श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है? श्रीनगर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है, और शारजा जो है ये यूएई का एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है। तो इन दोनों शहरों के बीच में हाल ही में सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है, और इसके तहत जो फर्स्ट फ्लाइट रवाना की गई थी वो गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइट थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका शुभारंभ किया था अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। तो हाल ही में भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह ये जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, और जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है तब से ये इनकी पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा है। तो इसी दौरान इन्होंने श्रीनगर से शारजा के बीच में सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है। निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने 2021 की डूरंड कप प्रतियोगिता जीत ली है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डूरंड कप प्रतियोगिता जो होती है ये फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, और पूरे एशिया का ये सबसे पुराना क्लब लेवल का टूर्नामेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1888 से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस बार इसका 130वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसको जीता किसने? इस बार इसको जीता है FC गोवा ने, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने। FC गोवा ने इसको पहली बार जीता है, और इन्होंने फाइनल में हराया था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है कोलकाता में। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम था नूरी, इसका सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है जिसने हाल ही में नूरी नामक अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? ये देश है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था नूरी। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर थी, आपको ये बताना है कि ये कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक यानी कि 3 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आई थी, ये डेनमार्क की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी इस भारत यात्रा के दौरान पहले ही दिन यानी कि 9 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक द्विपक्षीय वार्ता हुई, और उस दौरान दोनों देशों के बीच में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो इसका आंसर होगा 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही इस तरीके से सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू की जाएगी, और ये पहली बार होगा भारत में जब रोपवे सर्विसेज का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। ये शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। और दोस्तों इस तरीके से वाराणसी जो है ये भारत का पहला और पूरी दुनिया का तीसरा शहर होगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जीआई टैग के बारे में है। आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जो चिन्नौर चावल है ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किसान इसको उगाते हैं। बालाघाट जिले के जो किसान हैं वो इस चिन्नौर चावल को उगाते हैं। ये जो चावल है ये अपनी विशेष खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। तो अब बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दे दिया गया है। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कुछ और उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग हाल ही में मिला है। जैसे कि केरल के यहाँ पर 2 उत्पाद आपको दिखाई दे रहे हैं।
एक तो है यहाँ का कुटियाटूर मैंगो, ये कुटियाटूर मैंगो है जो कि केरल के अंदर कन्नूर जिले में उगाया जाता है, तो इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और दूसरा है केरल का ही एड्डायूर चिली, तो केरल के अंदर मलप्पुर जिले में जो एड्डायूर चिली उगाई जाती है इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसकी खास बात यह है कि इसमें जो तीखापन होता है वो काफी कम होता है। तो एड्डायूर चिली और कुटियाटूर मैंगो ये केरल राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों इसी तरीके से हाल ही में महाराष्ट्र के दो उत्पादों को जीआई टैग मिला है, एक तो है अलीबाग व्हाइट ऑनियन और दूसरा है वाडा कोलम राइस। अलीबाग व्हाइट ऑनियन यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उगाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि इसका एक यूनिक स्वीट टेस्ट है, साथ ही इसमें जिस फैक्टर के कारण टीयर यानी कि आंसू आते हैं वो इसमें नहीं है। साथ ही इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी हैं यानी कि औषधीय गुण भी होते हैं, तो इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है अलीबाग व्हाइट ऑनियन। इसी तरीके से महाराष्ट्र का जो दूसरा उत्पाद है इसका नाम है वाडा कोलम राइस। वाडा कोलम राइस जो है ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो वाडा नाम की तहसील है यहाँ के किसानों द्वारा उगाया जाता है, तो इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली इस चावल की किस्म का नाम है वाडा कोलम। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग मिला है, एक तो है कन्याकुमारी क्लोव यानी कि कन्याकुमारी में उगाई जाने वाली जो ये लौंग है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा लौंग उगाई जाती है तमिलनाडु के अंदर, और उनमें भी यानी कि तमिलनाडु के अंदर भी सबसे ज्यादा जो लौंग उगाई जाती है वो है कन्याकुमारी जिले में, तो यहाँ की जो लौंग है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से तमिलनाडु में इस तरीके की लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है जिसको बोलते हैं कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स। तमिलनाडु का एक जिला है कल्लाकुरिची, यहाँ पर इस तरीके से लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर इसके बाद तीसरा है तमिलनाडु के अंदर करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग्स। तो करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग्स जो हैं ये प्योर कॉटन के ऊपर इस तरीके से पेंटिंग्स की जाती हैं जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इन सभी उत्पादों के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि जीआई टैग के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ वही बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगला सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक COP26 जलवायु सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक इस बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो COP26 जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किया गया ग्लासगो ब्रिटेन में। दोस्तों आप जानते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है और स्कॉटलैंड जो है ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है। तो इस बार ब्रिटेन की ही मेजबानी में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण था। इसमें आपको याद रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। एक्चुअल में क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक ये सम्मेलन चला, तो इसी दौरान 1 से लेकर के 2 नवंबर तक जो दुनिया भर की कंट्रीज के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत का नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है 2070 तक। नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों नैनो यूरिया जो है इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कोई और नहीं बल्कि अपना भारत ही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत की जो इफ्को कंपनी है यानी कि इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसी ने नैनो यूरिया का विकास किया है। दोस्तों नैनो यूरिया जो है इसकी केवल 500 ml मात्रा ही जो 45 kg की बैग आती है यूरिया की उसके बराबर काम करेगा। तो याद रखिएगा नैनो यूरिया का विकास किया है इफ्को कंपनी ने और नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का उद्घाटन किया है। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं ये हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए थे और उसी दौरान इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे लंबे पुल जिसका नाम है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल इसका उद्घाटन किया है। और भारत सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि अब इसका नाम भी बदल दिया जाएगा। हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल जो है इसका नाम बदलकर किया जाएगा आजाद हिंद फौज सेतु। ये आपको याद रखना है, आजाद हिंद फौज सेतु इसका नाम किया जाएगा और ये मिडल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में स्थित है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों माउंट हैरियट जो है, ये नाम से आप समझ सकते हैं, ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर एक पर्वत है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आप 20 रुपए की जो ऑरेंज कलर में नोट आती है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बैक साइड में माउंट हैरियट का ही चित्र अंकित है। तो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है माउंट मणिपुर, क्योंकि मणिपुर के जो राजा थे और स्वतंत्रता सेनानी थे उनको माउंट हैरियट पर कैद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्हीं के सम्मान में अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है माउंट मणिपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट हैरियट पर्वत का एक दृश्य है और माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो यहाँ पर है उसका नाम भी अब बदल दिया जाएगा, इसका नाम हो जाएगा माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। अगला सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 21 का दूसरा चरण कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? मालाबार अभ्यास आप जानते हैं नौसैनिक अभ्यास होता है, इसमें 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो इस बार इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला चरण आयोजित किया गया था फिलीपींस सागर के गुआम आइलैंड पर और दूसरा चरण जो अक्टूबर में हुआ है इसका आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि देश का कोई भी नागरिक दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनके छात्रों को अडॉप्ट कर सकता है और फिर उनको अपने हिसाब से उनके करियर में मार्गदर्शन उनका कर सकता है। तो याद रखिएगा, देश के मेंटर कार्यक्रम जो है इसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेता सोनू सूद को। सोनू सूद ने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। अरविंद त्रिवेदी का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्होंने रामानंद कृत रामायण में किसकी भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं, इन्होंने रावण का किरदार निभाया था रामायण के अंदर। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताया भी था। फिर अगला सवाल देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की सूची में कौन सी कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की लिस्ट जारी की है। इससे हमको पता चलता है कि कौन सी कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर जो कंपनी है ये है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और आप सभी जानते हैं कि ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो बेस्ट एम्प्लॉयर के मामले में नंबर 1 पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की कंपनी। और इसी तरीके से अगर हम भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर जो नंबर 1 पर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसकी ग्लोबल रैंक है 52। तो अगर हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की बात करें तो 2021 के लिए है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछा जाएगा तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। 3 अक्टूबर को घनश्याम नायक का निधन हो गया। आपको बताना है कि एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं घनश्याम नायक जो हैं ये एक मशहूर फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा नाम का टीवी सीरियल था उसमें इन्होंने नट्टू काका का किरदार निभाया था। तो इसका आंसर होगा अभिनेता। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है इसमें एक बार फिर से भारत को चुन लिया गया है एक सदस्य के रूप में। और भारत का ये जो कार्यकाल होगा ये होगा 6ठा कार्यकाल और ये कब से कब तक होगा? 2022 से लेकर के 2024 तक। तो 2022 में भारत का कार्यकाल शुरू होगा 6ठा कार्यकाल और ये 2024 तक चलेगा। उत्तराखंड राज्य का पहला पामेटम कौन से शहर के अंदर स्थापित किया गया है? पामेटम एक ऐसी जगह होती है जहां पर पाम ट्री की कई सारी प्रजातियां लगाई जाती हैं। इसका बेसिकली मकसद होता है कि इनका संरक्षण करना और इनके ऊपर शोध को बढ़ावा देना। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला पामेटम है ये हाल ही में नैनीताल के अंदर स्थापित किया गया है। नैनीताल जो है ये उत्तराखंड का एक जिला है। यहाँ का जो हल्द्वानी रीजन है वहां पर इस पामेटम को स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पामेटम है ये नैनीताल जिले के अंदर हल्द्वानी रीजन में स्थापित किया गया है और इसको बनाने में 3 साल लगे हैं। इसमें 110 जो पाम ट्री की प्रजातियां हैं वो लगाई गई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को शुरू किया था, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इसके लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभिनेत्री कंगना रनौत को। आपको पता होगा कंगना रनौत ने ही इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था बेस्ट एक्ट्रेस का। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? ये दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नासा ने पहली बार ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करने के लिए कोई मिशन लॉन्च किया है, और इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम रखा गया है लूसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जुपिटर कक्षा में ही कुछ और भी एस्टेरॉयड्स हैं जो कि सेम कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और इन्हीं को बोला जाता है ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। तो इन्हीं का अध्ययन करेगा ये जो सैटेलाइट गया है लूसी नाम का स्पेसक्राफ्ट। ये टोटल 12 सालों के लिए रवाना हुआ है, और इन 12 सालों के दौरान ये टोटल 8 एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करेगा, जिनमें से 7 होंगे ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। दिल्ली स्थित किस संस्था को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? दोस्तों राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो होता है ये उन संस्थानों या फिर उन व्यक्तियों को मिलता है जो कि आज के समय जो दुनिया भर में चुनौतियां मौजूद हैं उनका समाधान खोजने में लगे हैं। तो इस बार ये टोटल 4 विजेता हैं इनमें, जिनमें से 3 तो व्यक्ति हैं और एक संस्था है। जो एक संस्था है ये भारत की संस्था है और ये दिल्ली में बेस्ड है। इसका नाम है लाइफ, यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो संस्था है ये भारत के अंदर पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनका समाधान खोजने में लगी है। तो इसीलिए इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर 2021 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। ये दिया गया है भारत के 2 उद्योगपतियों को, एक तो है शिव नादर और दूसरी है मल्लिका श्रीनिवासन। तो इन दोनों लोगों को भारत और अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। फिर इसके बाद ASI आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है भारत के जो DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी को। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जो कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं। फिर इसके बाद जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर राजीव निगम को। और डॉक्टर राजीव निगम जो हैं ये गोवा में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी है इसके पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुके हैं। तो ये जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा मानवाधिकार पुरस्कार होता है सखारोव पुरस्कार, ये इस बार दिया गया है अलेक्सी नवेलनी को। ये रशिया के विपक्ष के नेता हैं अलेक्सी नवेलनी, तो इनको सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मशहूर अभिनेता रजनीकांत को। याद रखिएगा इनको साल 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया है। भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भैंस की किस नस्ल के बछड़े का जन्म हुआ है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से भारत में पहली बार किसी भैंस की नस्ल ने बछड़े को जन्म दिया है, और ये भैंस की नस्ल कौन सी है? ये है बन्नी भैंस। तो बन्नी नाम की जो भैंस की नस्ल है ये गुजरात राज्य के अंदर पाई जाती है। तो गुजरात में जो सोमनाथ जिला है यहाँ पर हाल ही में पहली बार एक किसान के घर में IVF तकनीक के जरिए भैंस के पहले बछड़े ने जन्म लिया है। निम्न में से किस देश ने गणतांत्रिक तरीके से डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। तो दोस्तों जो बारबाडोस कंट्री है यहाँ पर अभी तक हेड ऑफ स्टेट होती थी जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ सेकेंड, लेकिन अब इनको हटा करके गणतांत्रिक तरीके से इस देश के लोगों ने डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है। तो डेम सेंड्रा मेसन जो है ये बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और पहली राष्ट्रपति हैं। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से देश ने 13वीं सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसको किसने जीता है? इसको जीत लिया है भारत ने ही। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने 8वीं बार ये सैफ चैंपियनशिप जीती है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इस बार की जो सैफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन मालदीव के अंदर किया गया था। मालदीव की जो राजधानी है माले, यहीं पर इसका आयोजन किया गया।
और बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लें कि भारत ने कौन सी कंट्री को हराकर ये 13वीं सैफ चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है, तो आंसर होगा नेपाल। भारत ने नेपाल को हरा करके इस बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट के बारे में ही है। आपको ये बताना है कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कौन से देश में किया गया है। ये वर्ल्ड कप भारत के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि भारत इसमें सेमीफाइनल्स में एंटर ही नहीं कर पाया। तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो है ये 2 कंट्रीज के अंदर करवाया गया, एक तो यूएई और दूसरा है ओमान। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप ये 2 कंट्रीज में हुआ। इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इससे पहले कभी भी जो टी20 वर्ल्ड कप है इसको ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता था। इस बार 7वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टूर्नामेंट के अंदर भारत का जो पहला मैच हुआ था वो पाकिस्तान के साथ में हुआ था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ये जो मैच था ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि भारत इसको जीत नहीं पाया, इसको पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया था। और इसी के साथ भारत का एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का अब तक जब भी वर्ल्ड कप के अंदर मुकाबला हुआ था तब भारत नहीं जीता था। यानी कि पाकिस्तान ने इस मैच को जीतते ही भारत का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से कप्तान थे विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान थे बाबर आजम। और दोस्तों इसी टूर्नामेंट के साथ में अब विराट कोहली ने टी20 से कप्तानी छोड़ दी है। तो इसके बाद अब टी20 के कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको ये बताना है, ये इसी बार के टी20 वर्ल्ड कप 2021 से रिलेटेड है। टी20 विश्व कप में 10 अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था ना, इसी दौरान जो भारत के कप्तान थे विराट कोहली, इन्होंने 10वां अर्धशतक लगाया था टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो CoinDCX जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस पर आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गुजरात उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में 25 हाई कोर्ट आज के समय है। तो इनमें से आधे से भी ज्यादा यानी कि 13 हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं वो बदल गए हैं अक्टूबर महीने में ही। तो गुजरात हाई कोर्ट के कौन बने हैं? गुजरात हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अरविंद कुमार। तो जिन 13 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने एक ही लिस्ट के अंदर कवर कर दिया है। आप इनको एक जगह पर लिखकर इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। 30 से लेकर 31 अक्टूबर को G20 समूह के नेताओं का जो सम्मेलन हुआ था ये कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ है इस बार, इसका आयोजन किया गया इटली की राजधानी रोम में, क्योंकि इटली को इस बार G20 की अध्यक्षता मिली थी। और इसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोम गए थे, यानी कि इटली की राजधानी रोम में। याद रखिएगा ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। इसके बाद 17वां G20 शिखर सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में और 18वां 2023 के अंदर होगा भारत में। हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जो है इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो इन्होंने हाल ही में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग शहरों में इस तरीके से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे और इनके माध्यम से जो जेनेरिक दवाई होती हैं ये कम लागत में लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 13 अक्टूबर को किसने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है? तो भारत के अंदर जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक ही छत के नीचे लाने के लिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल शुरू की है इसके तहत अगले 5 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके
अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था ट्विटर और फेसबुक पर, तो उसी के बाद अब इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल इसका नाम रखा गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो होता है ये हर साल 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जो कि भारत के मशहूर वैज्ञानिक जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इनके जन्मदिन को हर साल वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अक्टूबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट डेज और अगर उनकी थीम इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर डेज हैं जिनकी थीम काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले है 1 अक्टूबर। तो महीने की शुरुआत होती है और पहले ही दिन 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार ना हो, इसको रोकने के लिए हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के दिन। इसकी थीम क्या है? इसकी इस बार थीम रखी गई है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। फिर इसके बाद 2 अक्टूबर को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है और इस बार 152वीं जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व आवासन दिवस 2021, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021। दोस्तों ये जो दिवस होता है ये हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार के दिन मनाया जाता है और इस बार यह था 4 अक्टूबर को। इसकी इस बार थीम भी रखी गई है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। यहाँ पर पूरा आप लिख सकते हैं एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। फिर इसके बाद 5 अक्टूबर को आप सभी जानते हैं मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे, और इसके जस्ट एक महीने पहले यानी कि 5 सितंबर को भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि वो दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस और इस बार के विश्व शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। फिर इसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। कॉटन उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, तो विश्व कपास दिवस जो है यह हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और इंडियन एयरफोर्स के हाल ही में नए चीफ भी बने हैं जिनका नाम है VR चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और भारतीय वायुसेना ने इस बार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 89th। फिर 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे। इसकी इस बार थीम रखी गई इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर। और इसके जस्ट बाद यानी कि 10 अक्टूबर को भारत के अंदर राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 9 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो होता है ये हर साल 2 दिन मनाया जाता है, यानी कि एक साल में 2 दिन मनाया जाता है। मई और अक्टूबर महीने का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। इस बार ये 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया गया है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इस बार 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी इस बार थीम थी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। फिर इसके जस्ट बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसकी इस बार थीम रखी गई मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी, यानी कि सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आइए इसको एक वास्तविकता बनाएं। फिर इसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जिसकी इस बार थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस बार थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। फिर इसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। ये उन लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को विकसित करते हैं। इसकी इस बार थीम है आवर शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर 15 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे, और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है इसकी इस बार थीम है रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। 15 अक्टूबर को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व हैंड वॉशिंग दिवस।
हाथ स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हैंड वॉशिंग दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। तो 15 अक्टूबर को ही ये 3 डेज मनाए गए हैं, विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और विश्व हैंड वॉशिंग दिवस। फिर इसके बाद 24 अक्टूबर को जैसा कि आप जानते हैं 2 डेज मनाए जाते हैं। एक तो होता है यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। तो पोलियो बीमारी की रोकथाम के लिए हर साल वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम रखी गई है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 अक्टूबर को मनाया गया है पैदल सेना दिवस, यानी कि इन्फेंट्री डे। इसको भारतीय सेना द्वारा हर साल मनाया जाता है। इस बार 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को। फिर इसके बाद 31 अक्टूबर को फाइनली आखिरी दिन, यानी कि 31 अक्टूबर को 2 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल यूनिटी डे। ये आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, तो उसी दिन ये मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटीज डे। इसकी इस बार थीम रखी गई है बेटर सिटी बेटर लाइफ, बेटर सिटी बेटर लाइफ। तो आपने देखा यहाँ पर अक्टूबर महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम है, तो आपको इनको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, हाल ही में किस महान अभिनेता को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपका इसका आंसर आ चुका होगा। आंसर होगा रजनीकांत, क्योंकि साल 2019 के लिए हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया गया था और उसी दौरान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभिनेता रजनीकांत को। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कौन से शहर के अंदर खोली गई है? तो भारत में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली हाल ही में पहली वाइल्ड लाइफ डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है, जहां पर जो वन्य जीव हैं उनके डीएनए की जांच की जाएगी। तो ये कहां पर बनी है? ये दोस्तों बनाई गई है महाराष्ट्र के नागपुर में। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। इस बार इसको जीत लिया है इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया ने फाइनल में हराया है चाइना को। थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों एक साथ ही होते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि थॉमस कप जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप जो है ये महिलाओं का एक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। तो थॉमस कप को इस बार जीता है इंडोनेशिया ने और इसने फाइनल में हराया चाइना को। और अगर हम उबेर कप की बात करें तो इसको जीता है चाइना ने और चाइना ने हराया है जापान को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उबेर कप जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है इसको जीता है चीन ने और इसने हराया है जापान को। लेकिन थॉमस कप जो पुरुषों का टूर्नामेंट होता है इसको जीता है इंडोनेशिया ने और इसने फाइनल में हराया है चाइना को। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में 2021 के लिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 पर कोई भी कंट्री नहीं है। इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें है 101वें स्थान पर। इस बार टोटल 116 देशों में यह इंडेक्स जारी किया गया है और भारत का स्थान है 101वां। हालांकि पिछली बार भारत इसमें 94वें स्थान पर था। तो इस बार भारत काफी पीछे चला गया है और इस बार रैंक है 101। इसमें अगर हम आखिरी कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा भुखमरी की समस्या है सोमालिया में, क्योंकि इसकी आखिरी रैंकिंग है यानी कि 116। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको कौन सी संस्था ने जारी किया है तो इसको 2 संस्थानों ने मिलकर जारी किया है। एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वर्ल्ड हंगर हेल्थ। 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक यानी कि 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव यानी कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो दोस्तों हर साल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन किया था छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन किया था। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और
जो झारखंड है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। तो दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन के उपलक्ष्य पर कितने स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया था? तो इस साल 21 अक्टूबर के दिन भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का माइलस्टोन अचीव किया था। तो इसीलिए इस दिन के उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसने भारत के 100 स्मारकों को इस तरीके से तिरंगे से रोशन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 स्मारकों को। और इनमें से कई सारे स्मारक तो हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हैं। 21 अक्टूबर को जारी किए गए पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो समय समय पर फीफा रैंकिंग जारी होती है, जिससे पता चलता है कि कौन से देश की जो फुटबॉल टीम है वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो अभी 21 अक्टूबर को जो नवीनतम पुरुषों की फीफा रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें नंबर 1 पर है बेल्जियम की टीम, यानी कि दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम है बेल्जियम की, और भारत की रैंक है 106। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नाजला बुदेन रमथाने ये कौन सी अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये है नाजला बुदेन रमथाने, और ये ट्यूनीशिया कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सईद, इन्होंने इनको प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो अगर आपको पता है कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं को एक बार फिर से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट करने की मंजूरी मिली है। तो इनका नाम है अमिताभ चौधरी। ये इस समय एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, और इन्हीं को एक बार फिर एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस महीने की बताऊंगा, तो आपको पहले इनको खुद से ट्राई करना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो आई होप आपने इन सभी को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताता हूं। भारत के नए खेल सचिव बन गई हैं सुजाता चतुर्वेदी। अभी तक रवि मित्तल थे, लेकिन उनकी जगह पर अब भारत की नई खेल सचिव बन गई हैं सुजाता चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं अमित खरे। और फिनटेक स्टार्टअप जो भारत पे है, इन्होंने अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को। तो रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे। अभी के समय एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खहरा। तो एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार, इनको हाल ही में भारत पे ने अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। ब्रुनेई कंट्री जो कि आसियान का एक मेंबर है और इस साल आसियान का अध्यक्ष भी था, इसमें भारत के नए उच्चायुक्त बन गए हैं अमिताभ डिमरी। ब्रुनेई कंट्री में भारत के नए उच्चायुक्त हैं अमिताभ डिमरी। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अतुल कुमार गोयल, जो कि यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो इन्हीं को भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसके नए महासचिव बन गए हैं आलोक सहाय। तो इन सभी अपॉइंटमेंट्स के बारे में याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को किसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है? ये जो दोनों मिशन हैं, इन दोनों को संचालित करता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाल ही में इन दोनों मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है, इसका लक्ष्य है कि भारत के जो शहर हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है, यानी कि कचरा मुक्त बनाना है। और जो अमृत 2.0 मिशन है, जिसका फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका लक्ष्य है कि सभी को सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करना। इसके तहत शहरों के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि जो गंदा पानी है वो नदियों में ना मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों मिशन हैं, इनका दूसरा चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया है। 15 अक्टूबर को किसने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है यानी कि आयुध निर्माण बोर्ड, जिसको शॉर्ट में ओएफबी बोलते हैं, अब इसको विघटित कर दिया गया है और इसके जगह पर आयुध निदेशालय बनाया गया है। और आयुध निदेशालय जो है, इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं
शेख। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है इसकी जगह पर अब आयुध निदेशालय बनाया गया है। और साथ ही में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था इसके भारत के अंदर अलग अलग शहरों में 41 कारखाने थे और अब इन सभी 41 कारखानों की जगह पर 7 नई रक्षा कंपनियां बनाई गई हैं। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नए रक्षा उपक्रम बनाए गए हैं जो कि अलग अलग तरह की युद्ध सामग्री का निर्माण करेंगे। और वो सभी 7 जो रक्षा कंपनियां बनाई गई हैं वो ये सब हैं: म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, फिर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये 7 रक्षा कंपनियां बनाई गई हैं जिनको देश को समर्पित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एस्ट्रोनॉटिक्स के फील्ड में योगदान के लिए भारत के जो डीआरडीओ के इस समय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, ये डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। भारत और किस देश के बीच में अजेय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? अजेय वॉरियर जो युद्ध अभ्यास होता है ये आर्मी की एक्सरसाइज है और ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। इस बार इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड के चौबटिया नाम की जगह पर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि अजेय वॉरियर 21 जो है ये भारत और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? आंसर होगा ब्रिटेन। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। आपको ये बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरुपमा मेनन राव। तो भारत और चीन के संबंधों के ऊपर यह किताब लिखी गई है। 1949 से लेकर 1962 तक भारत और चाइना के संबंध कैसे थे उनके ऊपर यह किताब लिखी गई है। इसको लिखा है भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने। यहां पर आप इसका कवर पेज भी देख सकते हैं। 20 अक्टूबर को रूस के द्वारा इनमें से किस शहर में अफगानिस्तान पर बैठक आयोजित की गई? तो अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए रूस के द्वारा हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी 20 अक्टूबर को और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। इसका आयोजन किया गया था रूस की राजधानी मॉस्को में। और इसी तरीके से हाल ही में भारत ने भी नई दिल्ली के अंदर एक अफगानिस्तान मुद्दे पर वार्ता का आयोजन किया था जिनमें 8 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था जिनमें रूस भी शामिल है। अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि 25 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर से पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है इसके तहत भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। अगले 5 सालों में इस पर लगभग 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसको कहां से शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत अगले 5 सालों में लगभग 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसके तहत भारत में इन सभी का निर्माण किया जाएगा, जैसे कि 4 नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी, 5 नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल बनाए जाएंगे और 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 की लेबोरेटरीज स्थापित की जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को किस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर के दिन इनमें से किस राज्य के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 25 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। ये जो 9 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं ये इन सभी जिलों के अंदर हैं: सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। अब ये क्वेश्चन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश यात्रा से संबंधित है। आपको ये बताना है कि 25 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के लिए 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? तो कौन से शहर के लिए 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं प्रधानमंत्री ने? ये शहर है वाराणसी। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई पार्किंग्स नामक स्मार्ट पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है? तो भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर,
इन्होंने हाल ही में माई पार्किंग्स नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसको विकसित किया है दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बेसिल नाम की संस्था के साथ में मिलकर। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, माई पार्किंग्स। इसके जरिए आप घर बैठे ही जो पार्किंग स्लॉट होता है उसको आसानी से बुक कर सकते हैं और फिर वहां पर जाकर आप आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 17 से लेकर 21 अक्टूबर 2021 को कौन से देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये हाल ही में 5 दिनों के लिए इजराइल की यात्रा पर गए थे और ये इजराइल की इनकी पहली विदेश यात्रा थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इजराइल में इन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट उनके साथ भी मुलाकात की है। अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इसी विजिट से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन 4 देशों ने एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का फैसला किया है? ये 4 देश हैं भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ये चारों देश मिल करके आर्थिक सहयोग के लिए एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम की स्थापना करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज आप देख रहे हैं इसकी लंबाई थी 225 फीट और इसकी चौड़ाई थी 150 फीट और इस फ्लैग का वजन था 1000 किलो। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज था इसको हाल ही में फहराया गया था लद्दाख की राजधानी लेह में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख के इस समय उपराज्यपाल हैं राधा किशन माथुर। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र यानी कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये कौन से शहर के अंदर शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जयपुर, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत का पहला अटल सामुदायिक इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। कैबिनेट ने देश में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए 4445 करोड़ रुपए राशि को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने देश के कपड़ा क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है मित्र योजना और इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स स्कीम। इसके तहत अगले 5 सालों के लिए इस पर 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के जरिए भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में काफी बड़े आकार के मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इनकी संख्या होगी 7। इन मेगा टेक्सटाइल पार्क्स में कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का हर एक काम किया जाएगा। तो इस तरीके से भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वर्ष 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो जैसा कि आपको बताया हर साल अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की जाती है और 10 दिसंबर के दिन, जिस दिन आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि होती है, उस दिन ये पुरस्कार विजेताओं को वितरित किए जाते हैं। तो अक्टूबर महीने में 2021 के लिए नोबेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बार शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये 2 पत्रकारों को दिया जाएगा। एक तो है फिलीपींस के पत्रकार मारिया रेसा और दूसरे हैं रसिया के पत्रकार दमित्री मुरातोव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं इस बार के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में। इनको फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए आपको बताएं नोबेल पुरस्कार जो है ये टोटल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। इनमें से शांति को छोड़कर बाकी सभी जो पुरस्कार होते हैं ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है इसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोटियन को। डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापोटियन इनको टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। फिर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनको क्लाइमेट चेंज पर इनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है, स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हासलमैन और जियोर्जियो पैरिसी को। फिर केमिस्ट्री यानी कि रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 2 केमिस्ट को मिला है। एक तो है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। इन दोनों वैज्ञानिकों को एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकाइनेसिस के विकास के लिए इस बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर इसी तरीके से अगर हम लिटरेचर यानी कि साहित्य की बात करें तो इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल रज़क गुरनाह को, जो कि तंजानिया के व्यक्ति हैं। तो इनको इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है 2 लोगों को, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को।
इन दोनों लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के लिए इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद लास्ट में है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोगों को मिला है, 3 अर्थशास्त्रियों को मिला है, डेविड कार्ड, जोसियो एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन तीनों लोगों को लेबर इकोनॉमिक्स पर इनके रिसर्च के लिए दिया गया है, डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को। तो इस तरीके से आपको इन सभी विजेताओं के बारे में याद रखना है। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में बताया है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो इन्होंने इस कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के बीच इस कोविड-19 महामारी से संबंधित जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है, जिसके चलते इनको 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो नाम के मुताबिक आप वेटलैंड्स ऑफ इंडिया नाम का जो पोर्टल है इसके ऊपर भारत के जो भी वेटलैंड्स हैं यानी कि जो भी आर्द्र भूमि है जिनको नम भूमि कहा जाता है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसको गांधी जयंती के दिन भारत के जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। और आपको बता दूं कि भारत के 46 ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो भारत में रामसर साइट की संख्या है 46। 11 अक्टूबर को किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है ये भारत के अंदर सैटेलाइट और स्पेस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनका एक संघ है। इसको हाल ही में लॉन्च किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो संस्था है भारतीय अंतरिक्ष संघ, ये भारत के पूरे अंतरिक्ष उद्योग को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं जयंत पाटिल, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स 21 अभ्यास आयोजित किया गया? जीमैक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये भारत और जापान के बीच में होने वाली एक नौसेना अभ्यास होता है। इस बार इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है, आंसर होगा जापान। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2021 के लिए FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी स्टार अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। सबसे पहले मैं आपको विनर्स के नाम बताता हूं। देखिए इस बार का जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 है, इसमें सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं ये भारतीयों के पक्ष में ही गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी कौन रहे हैं? पुरुषों में रहे हैं हरमनप्रीत सिंह और महिलाओं में रही हैं गुरजीत कौर। फिर इसी तरीके से अगर हम राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की बात करें यानी कि जो उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनमें पुरुषों में ये अवार्ड दिया गया है विवेक प्रसाद को और महिलाओं में शर्मिला देवी को। इसी तरीके से अगर हम गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो पुरुषों में है भारतीय पुरुष हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश, जिनको इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, और महिलाओं में है सविता पुनिया जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं। और कोच ऑफ द ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषों में दिया गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड को जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और महिलाओं में जो महिला हॉकी टीम के कोच थे स्वर्ण मरीन, इनको दिया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के इन सभी अवार्ड्स के बारे में याद रखिएगा क्योंकि इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है कि FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब किसको दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी 2020-21 के लिए। तो ये कौन है? ये हैं भारत के हरमनप्रीत सिंह। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इस बार भारत के मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो इसी उपलक्ष्य में एक नया पुरस्कार शुरू किया भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, जो कि अब से हर साल जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है जो कि गोवा के अंदर आयोजित किया जाता है, इस दौरान दिया जाएगा। तो क्योंकि इसी साल पहली बार ये शुरू किया गया है तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया जाएगा 2 फिल्म डायरेक्टर्स को। एक तो हैं इस्तेवान साबो जो कि हंगरी के फिल्म डायरेक्टर हैं, और दूसरे हैं
अमेरिका के फिल्म डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नीति आयोग इनमें से कितनी महिला उद्यमियों को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि भारत 2022 में अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि वो भारत की 75 सफल महिला उद्यमियों को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 75। नीति आयोग के इस समय सीईओ हैं राजीव कुमार। 28 अक्टूबर को कमीशन किए गए अपतटीय गश्ती पोत ICGS सार्थक को कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? तो दोस्तों भारतीय तट रक्षक के लिए जो ICGS सार्थक को हाल ही में कमीशन किया गया है, इसको निर्मित किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि USIBC के द्वारा 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? दोस्तों यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ये जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड होता है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो इस बार ये दो उद्योगपतियों को दिया गया है। एक तो है शिव नादर जो कि आप जानते हैं HCL कंपनी के मालिक हैं, और दूसरी हैं मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन जो है ये ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड जो टेफ नाम की कंपनी है इसकी ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको यह बताना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो हर साल आपको बताए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो अब तक जितनी भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई हैं उनमें आज तक किसी भी भारतीय महिला पहलवान ने सिल्वर मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास बना दिया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। इसमें अगर हम मेडल टेबल की बात करें तो नंबर 1 पर था ईरान जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं कितने मेडल जीते हैं, बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि भारत ने इसमें 2 मेडल जीते हैं। और ये दोनों मेडल कौन कौन से हैं? एक तो सिल्वर मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। एक सिल्वर मेडल जीता है भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये है सिल्वर मेडल। और इसी तरीके से एक ब्रॉन्ज मेडल जो भारत को मिला है इसको जीता है सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस बार के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिर्फ भारतीय महिला पहलवानों ने ही मेडल जीते हैं और भारत को 2 मेडल मिले हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। और अंशु मलिक जो भारत के पहलवान हैं ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। ये हरियाणा के जिंद जिले से हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए डिजी सक्षम नाम की पहल शुरू की है? तो देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करके उनको रोजगार के लिए सक्षम बनाने हेतु हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डिजी सक्षम नाम की पहल शुरू की है, और इसको भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में मिलकर शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शुरुआत में डिजी सक्षम पहल के तहत 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समय भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस भारतीय प्रोजेक्ट को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अर्थशॉट पुरस्कार जो है इसको इसी साल शुरू किया गया है और ये 2021 से लेकर के 2030 तक यानी कि 10 सालों तक हर साल ये दिया जाएगा। हर साल ये 5 कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से ये 5 कैटेगरीज हैं: प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन आवर एयर, रिवाइव आवर ओशंस, बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड और फिक्स आवर क्लाइमेट। तो इन्हीं 5 कैटेगरी में हर साल अर्थशॉट पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पहली बार हाल ही में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। इनमें से एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीन आवर एयर कैटेगरी के अंदर एक भारतीय प्रोजेक्ट को चुना गया है जिसका नाम है ताकाचार प्रोजेक्ट, और इस ताकाचार प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं विद्युत मोहन। तो इसीलिए इनको अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन का जो ताकाचार प्रोजेक्ट है इसके जरिए जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। हाल ही में गठित किए गए आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताया
कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का विघटन कर दिया गया है और अब इसकी जगह पर आयुध निदेशालय बनाया गया है। तो आपको बताना है कि आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि E.R. शेख। E.R. शेख को आयुध निदेशालय का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक भारत और किस देश की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 21 आयोजित किया गया। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच में एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज शुरू हुई है, जो कि इसी साल पहली बार आयोजित की गई। इसका नाम है कोंकण शक्ति 21। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आंसर होगा ब्रिटेन, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति 21 नामक पहली बार एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज शुरू हुई है, यानी कि इसमें भारत और ब्रिटेन की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है भारत के कोंकण तट पर। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हाल ही में महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि कितना बढ़ाया गया है? 3%। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर, इस किताब को किसने लिखा है? तो दोस्तों, हाल ही में SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने अपना एक संस्मरण लिखा है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो इस किताब में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपने शुरुआती जीवन से लेकर के SBI के चेयरमैन बनने तक का सफर पूरा किया। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च हुई हैं। तो अक्टूबर महीने के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि राइटिंग फॉर माई लाइफ। ये जो किताब है ये मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की रचनाओं का संकलन है। फिर इसके बाद मशहूर पॉलिटिशियन विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। तो ये जो किताब है इसको लिखा है दो लोगों ने मिलकर, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। फिर इसके बाद इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इसको लिखा है SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार ने। और एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार हैं चिदानंद राजघट्टा, इन्होंने अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, इनके जीवन के ऊपर किताब लिखी है फेनोमिनल वुमन कमला हैरिस। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की पुस्तक लिखी है जय तीर्थ राव ने। जय तीर्थ राव ने इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की पुस्तक लिखी है। और भारत के मशहूर कवि और गीतकार गुलजार ने हाल ही में किताब लिखी है जिसका नाम है एक्चुअली आई मेट देम। तो गुलजार का ये एक संस्मरण है एक्चुअली आई मेट देम। फिर इसी तरीके से पेप्सिको कंपनी की जो पूर्व CEO रही हैं इंदिरा नूई, इन्होंने अपने जीवन के ऊपर किताब लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो इस किताब को लिखा है इंदिरा नूई ने। और इसके बाद लास्ट में है निरुपमा राव, जो कि भारत की पूर्व विदेश सचिव रही हैं, इनकी किताब द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये भारत और चीन के संबंधों के ऊपर लिखी गई है। तो दोस्तों, इन सभी बुक्स के बारे में याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 30वां हुनर हाट कार्यक्रम निम्न में से कौन से शहर में आयोजित किया गया? हुनर हाट जो कार्यक्रम होता है ये भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अभी 30वां हुनर हाट कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून के अंदर। इससे पहले 29वां जो हुआ था हुनर हाट ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित किया गया था। निम्न में से किस रेलवे जोन ने पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नामक लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। इसने हाल ही में त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 मालगाड़ियों का संचालन किया था, जो कि इस रेलवे जोन की सबसे लंबी मालगाड़ियां थी। यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं। ये त्रिशूल और गरुड़ नाम की जो ट्रेन्स थी, इनको 3-3 मालगाड़ियों को इकट्ठे करके बनाया गया था और इनकी लंबाई थी 2.06 किलोमीटर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इनमें से किस एयरलाइन को भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी दी है? तो एक नई एयरलाइंस बनाई गई है जिसका नाम है आकाशा एयर, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इनको भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। इसको 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया है, एक तो है राकेश झुनझुनवाला और दूसरे व्यक्ति हैं विनय दुबे।
इन दोनों लोगों ने मिलकर आकाशा एयर नाम की एक एयरलाइंस बनाई है जो कि 2022 से भारत में ऑपरेट करेगी। इसी के लिए हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंजूरी दी है। भारत के समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? किरेन रिजिजू जो हैं ये अभी के समय भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले ये भारत के खेल मंत्री थे। तो इन्होंने हाल ही में खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है जो कि भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर है। ये बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो खेल मध्यस्थता केंद्र है यहाँ पर खेल से जुड़े हुए विवादों का निस्तारण किया जाएगा। 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनमें से किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो सितंबर महीने में लास्ट टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और उसके बाद अब अक्टूबर और नवंबर महीनों में इन्होंने 2 देशों की यात्रा की है। एक तो था इटली और दूसरा था ब्रिटेन। इन्होंने अपनी इस यात्रा के पहले चरण में 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक इटली को विजिट किया क्योंकि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फिर इसके बाद दूसरे चरण के अंदर 1 से लेकर 2 नवंबर तक इन्होंने ब्रिटेन में विजिट किया क्योंकि ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक इटली की यात्रा की थी? तो स्पेशली यहाँ पर इटली के बारे में पूछा जा रहा है कि इटली की यात्रा इन्होंने कौन से सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए की थी? तो इसका आंसर होगा G20 शिखर सम्मेलन जो कि इस बार 16वां संस्करण था। तो 16वां संस्करण जो कि आप जानते हैं इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया गया था। यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की यात्रा की है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटेन की यात्रा की? तो ब्रिटेन की यात्रा इन्होंने कौन से सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए की थी? COP26 जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था इसमें, क्योंकि इसका आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में किया गया था और स्कॉटलैंड जो है ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है, तो इसीलिए इन्होंने ब्रिटेन में विजिट किया था। निम्न में से किस राज्य की करपुर कलमकारी पेंटिंग्स और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो करपुर कलमकारी पेंटिंग्स और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योर कॉटन के ऊपर इस तरीके से करपुर कलमकारी पेंटिंग्स की जाती हैं जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और इसी तरीके से कल्लाकुरिची जो यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, यहाँ पर लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स। तो इन दोनों को हाल ही में GI टैग दिया गया है। 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी और इस दौरान इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जिसका नाम है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी थे, एक तो था लखनऊ के अंदर और दूसरा था वाराणसी में। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज हुई है मित्र शक्ति 21, इसका आयोजन किया गया था कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा में जो कि श्रीलंका में जगह है। तो यहीं पर इस साल भारत और श्रीलंका के बीच में आर्मी की एक्सरसाइज हुई है मित्र शक्ति 21 और इसके समापन समारोह में भारत के थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने भी हिस्सा लिया था क्योंकि उस वक्त जिस समय इसका समापन समारोह था उस वक्त भारत के थल सेना प्रमुख श्रीलंका की ही यात्रा पर थे। वो 5 दिनों के लिए श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, IPL 2022 के लिए कितनी नई टीमों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2 टीमें। तो दोस्तों IPL 2022 के अंदर टोटल 10 टीमें IPL के अंदर खेलेंगी क्योंकि हाल ही में 2 नई टीमें बनाई गई हैं। ये 2 नई टीमें कौन कौन सी हैं? एक तो है अहमदाबाद IPL टीम और दूसरी है लखनऊ IPL टीम। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनके ओनर का नाम
अहमदाबाद आईपीएल टीम जो है इसको 5,625 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीता है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि अहमदाबाद आईपीएल टीम के ओनर कौन है? सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। इसी तरीके से जो लखनऊ आईपीएल टीम है इसको 7,090 करोड़ रुपए की बोली के साथ में जीता है आरपीएसजी ग्रुप ने। तो आरपीएसजी ग्रुप जो है यानी कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, ये है लखनऊ आईपीएल टीम की ओनर। तो ये दोनों टीमें जो हैं ये साल 2022 में पहली बार आईपीएल के अंदर खेलेंगी। हाल ही में किस राज्य के खम्मम नगर पालिका क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेस्ट की पायलट परियोजना शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत में पहली बार स्मार्टफोन के जरिए वोटिंग की हाल ही में टेस्टिंग की गई तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना का जो खम्मम नगर पालिका क्षेत्र है यहाँ पर हाल ही में इसकी पायलट परियोजना की टेस्ट की गई है। इसके लिए एक ई वोट नाम की मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है जिसके तहत लोग अपना वोट दे सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय सुपर हीरो को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर यानी कि मैस्कट घोषित किया गया है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में आप जानते हैं साल 2014 में इसको गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू किया गया था और इसको NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत चलाया जाता है जो कि भारत के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। तो हाल ही में भारत के कार्टून सुपर हीरो जिसका नाम है चाचा चौधरी, इसको नमामि गंगे कार्यक्रम का मैस्कट यानी कि शुभंकर बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो दोस्तों हर साल 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। इस बार के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इस बार थीम रखी गई है वुमेन इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में महिलाएं। दोस्तों अक्टूबर महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट वीक मनाए गए जैसे कि 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया गया, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। ये वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फिर इसके बाद 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड स्पेस वीक यानी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। इसकी इस बार थीम रखी गई थी वुमेन इन स्पेस। इसके बाद अक्टूबर महीने के बिल्कुल आखिरी सप्ताह में यानी कि 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये भारत का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आयोजित किया गया। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था इंडिपेंडेंट इंडिया एट 75 सेल्फ रिलायंस विद इंटेग्रिटी यानी कि स्वतंत्र भारत एट 75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। एडिडास ने इनमें से किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास जो कि जर्मनी की एक स्पोर्ट वियर कंपनी है, इसने हाल ही में भारत की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एडिडास कंपनी का ही एक स्टे इन प्ले अभियान है, इसके लिए इन्होंने मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चीन की स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चीन की जो स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, इन्होंने हाल ही में भारत के KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता होगा KL राहुल ने इस बार के IPL में सबसे ज्यादा 30 छक्के लगाए थे। 94वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन सी फिल्म को चयनित किया गया है? तो हर साल भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए एक फिल्म को भेजा जाता है। इस बार जिस फिल्म को भेजा गया है यह है कूझंगल। दोस्तों कूझंगल नाम की जो फिल्म है ये एक तमिल फिल्म है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पेबल्स यानी कि कंकड़ या फिर पत्थर। तो 94वें ऑस्कर पुरस्कार जो कि 2022 के अंदर दिए जाएंगे, इसके लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की तरफ से जो आधिकारिक प्रविष्टि है यह है कूझंगल। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम याद रखिएगा PS विनोद राज। 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक आसियान के नेताओं का सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो आसियान में आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के टोटल 10 देश इसका हिस्सा हैं, भारत इसका हिस्सा नहीं है। तो इस बार जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी की है ब्रूनेई कंट्री ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ में ही 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया
जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया और 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हिस्सा लिया। 9 अक्टूबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य के अंदर सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट जो है इसको उड़ान योजना के तहत बनाया गया है। जो भारत की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान योजना, इसके तहत हाल ही में सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया था और हाल ही में भारत के जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी सुरभि वाटिका यानी कि एरोमेटिक गार्डन हाल ही में उत्तराखंड के अंदर स्थापित की गई है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सुरभि वाटिका है यानी कि एरोमेटिक गार्डन, ये 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 140 से भी अधिक जो सुगंधित पौधों की प्रजातियां हैं वो इस गार्डन के अंदर लगाई गई हैं, जिनमें चंदन, तुलसी, पारिजात ये सब पौधे भी शामिल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में कहाँ पर बना है तो याद रखिएगा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो लाल कुआं क्षेत्र है जहां पर इसको स्थापित किया गया है। रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा रोजगार विनिमय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत के जो भी वरिष्ठ नागरिक रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए हाल ही में सरकार ने हेल्प करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड का फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। तो ये जो पोर्टल है ये उन वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प करेगा जो कि रोजगार पाना चाहते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेसी के 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये इस समय भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। तो इन्होंने अर्जेंटीना के जो मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, इनके 80 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसका मतलब ये है कि अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 80 गोल किए हैं और भारत के सुनील छेत्री ने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 80 गोल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इनकी बराबरी की है। और अभी के समय जो एक्टिव फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनमें इन दोनों लोगों के अलावा एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल किए हैं और वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने टोटल 115 गोल किए हैं। तो इनके बाद दूसरे नंबर पर यही दोनों लोग हैं। मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये जर्मनी का क्रिकेट क्लब है। इन्होंने हाल ही में जिस भारतीय को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है ये 2 लोग हैं, एक तो हैं जवागल श्रीनाथ और दूसरे हैं हरभजन सिंह। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलेक्सी नवेलनी। ये रसिया के विपक्ष के नेता हैं। तो इनको इस बार यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। T20 क्रिकेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बतौर कप्तान जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 300 मैच खेले हैं ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। तो बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक T20 में 300 मैच खेले हैं और ये दुनिया के इस तरीके से पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को इनमें से किस देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं अनीता आनंद, इनको हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा के इस समय प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अरब सागर में उठे शाहीन चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने सुझाया था? तो अरब सागर में अक्टूबर महीने के अंदर एक चक्रवात आया था। यहां पर पूछा गया है कि इसका नामकरण कौन से देश ने किया था। तो शाहीन नाम इसको दिया था कतर कंट्री ने। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में गुलाब चक्रवात आया था जिसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। अक्टूबर 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे सूची में शामिल किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के खिलाफ काम करती है,
इसने अक्टूबर महीने के अंदर 3 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया है। एक तो है तुर्की, दूसरा है जॉर्डन और तीसरा है माली। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल जो हैं ये इस समय यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं, तो इन्हीं को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इसका आयोजन किया गया पेरू की राजधानी लीमा में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें भारत ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2017 में हुआ था और अभी जो हुआ है ये इसका दूसरा संस्करण है। तो इसमें भारत ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। भारत को टोटल 43 मेडल मिले हैं, जिनमें से 17 गोल्ड मेडल हैं, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो इतना आपको इस चैंपियनशिप के बारे में याद रखना है। ये इसका 2nd एडिशन था। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। और अब मैं आपसे इसी वीडियो पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, डेविड जूलियस और अर्डेम पैटापोटियन को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज मिला है? डेविड जूलियस और अर्डेम पैटापोटियन। और फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? एंड लास्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 सीजन की जो विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके कप्तान कौन थे? तो इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे अक्टूबर महीने से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। और आपको अपने एग्जाम से पहले इनको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन का देखते ही आंसर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।